आज हम लोग ग्लूकोज वगैरह के बारे में जैव अणु जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्लूकोज का जो है संरचना के बारे में पढ़ा था। तो ग्लूकोज का जैसे कि संरचना है तुमको, जिसमें कि हम लोग बनाए थे, मतलब कि एक इसमें नया चीज़ एक जोड़ देते हैं कि तुमको एक जो है तुमको डेक्स्ट्रो का लीवो करके कहा जाता है। डेक्स्ट्रो मतलब कि दक्षिणावर्त घूर्णक, और लीवो दैट इज एल से डिनोट करता है। दक्षिणावर्त एवं डी एवं एल कन्फिग्रेशन, डी एवं एल विन्यास। चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डी एवं एल विन्यास, जो कि कार्बोहाइड्रेट में ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके बारे में जैसे चर्चा करते हैं, कब डी लिखते हैं और कब एल लिखते हैं। तो इसका जो तुमको है ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कंपाउंड होता है CHO, इसमें तुमको हो गया C, इधर OH कर दोगे दाहिना साइड, तो इसको डी कन्फिग्रेशन कहेंगे। बाकी कन्फिग्रेशन में जैसे तुमको है अब यहाँ पे CH मतलब कि 6 कार्बन का रहेगा इसमें, तो ये तुमको जो है CHOH, इससे मतलब नहीं है, ये तुमको दाहिना साइड आ गया तो ये डी कन्फिग्रेशन कहलाएगा। बाकी हो गया तुमको 1 2 3 कार्बन हो गया, चौथा, फिर पांचवा, और इसी में CH2OH। तो ये तुम्हारा जो कहता है, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ये जो तुमको है, ये दाहिना साइड जा रहा है इसको, तो इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड को इसको डी कहते हैं, इसको डी कन्फिग्रेशन कहेंगे। इसको कहेंगे डी कन्फिग्रेशन। इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड का डी विन्यास का हुआ, ये डी विन्यास कहलाता है। डी विन्यास, और डी में तुमको ये प्लस कहलाएगा। डी में ये दक्षिणावर्त घूर्णक है, तो डी में इसको प्लस दे दीजिए, इसको डी विन्यास कहेंगे। ये डी विन्यास हो गया। और अगर ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहा है तो ये प्लस भी हो गया। और इसी में अगर तुमको हो गया, ये तुमको हो जाता है CHO हो गया। अगर ये जो इसमें OH अगर बायां साइड भाग गया तो इसको L कहेंगे हम लोग, और बाकी सब विन्यास वही रहेगा, बाकी सब यही रहेगा CH2OH। तो ये तुम्हारा हो गया एल विन्यास हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ही क्या हो गया, ये एल विन्यास हो गया ये। और इसी तरह से जब इसी के जैसा, जिसमें ग्लूकोज में जबकि हम लोग इसके जैसा लिखेंगे ग्लूकोज को, तो वो डी ग्लूकोज कहलाएगा, और इसके जैसा लिखेंगे तो एल ग्लूकोज कहलाएगा। तो ग्लूकोज का जो कि संरचना, जिसमें कि दाहिना साइड CHO के जैसा इसमें तुमको राइट साइड चला जाए, तो ग्लूकोज का भी संरचना क्या कहलाएगा, इसके जैसा मिलेगा। जैसे जिसमें कि OH दाहिना साइड चला गया अगर दूसरा नंबर कार्बन का, तो यह कहलाएगा डी विन्यास। और अगर ये तुमको चला जाएगा उल्टा साइड, तो ये हो गया एल विन्यास। तो अगर तुमको दक्षिणावर्त घूर्णक है तो उसको प्लस से लिखते हैं, दक्षिणावर्त घूर्णक के लिए प्लस, दक्षिणावर्त घूर्णक के लिए चिन्ह देते हैं हमको, उसके ब्रैकेट में चिन्ह देते हैं प्लस का। अब वामावर्त दिशा में जो घुमाएगा, वामावर्त दिशा में जो ध्रुवित प्रकाश को घुमाएगा, वह माइनस साइन दोगे इसको। तो ये डी प्लस हो सकता है, डी माइनस भी हो सकता है, एल प्लस हो सकता है, एल माइनस भी हो सकता है। तो ये तुमको, जो कि ये डेक्स्ट्रो लीवो ये तुमको दिखाता है, ये तुमको डेक्स्ट्रो कहते हैं, मतलब कि डी एल, इससे दाहिना साइड तुमको चला गया डी एल विन्यास, ये दाहिना साइड भाग गया तो ये डी हो गया, बायां साइड गया तो एल। लीवो, लीवो मतलब बायां, बामावर्त, और डेक्स्ट्रो मतलब दाहिना। तो ये तुमको इसका विन्यास करते थे एल्डिहाइड की तरह। इससे तुलना करके जो संरचना तुमको इससे मिलेगा वो डी कहलाएगा। जैसे कि डी ग्लूकोज जैसा देखते होगे बाजार में बिकता है डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का मतलब इसके जैसा, पहला जो कार्बन दूसरा नंबर कार्बन है उसमें OH राइट साइड में है। तो ये तुम्हारा हो गया डी एवं एल विन्यास। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का जो अभी तक हम लोगों ने संरचना बनाया, यह कुछ बहुत से जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। कुछ जो प्रतिक्रिया है जिसके आधार पर हमने अभी तक ग्लूकोज का जो कि 5-6 पॉइंट में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो डील किया था, वह संरचना ग्लूकोज का जो है तुमको कुछ प्रतिक्रियाएं हैं ऐसी होती है जिसको कि जो हम लोग संरचना बनाए हैं वह इसको विश्लेषण नहीं कर पाती है। तो उसके लिए ग्लूकोज के उसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम लोग ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो चक्रीय संरचना के सपोर्ट में जो तर्क है उसको पहले हम लोग देखते हैं, क्या कौन सा प्रतिक्रिया में दिक्कत होती है, जो कि जिसका कि विश्लेषण जो हम लोग संरचना अभी तक बनाए हैं सीधी रेखा में, जो कि 6 कार्बन से
ओपन चेन कंपाउंड बनाए तो उसमें कौन सी गुण है, जो कि कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं जिसका विश्लेषण यह जो हम लोग संरचना बनाए वो नहीं कर पाता है। तो उसको हम लोग डील करने के लिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके पक्ष में जो तर्क आए हैं, पहला, पेंटा एसीटेट जो होता है ग्लूकोज का, पेंटा जो ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट NH2OH के साथ ऑक्साइन नहीं बनाता है, जो कि एल्डिहाइड के अनुपस्थिति की पुष्टि करता है। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट NH2OH के साथ, NH2OH के साथ ऑक्साइन नहीं बनाता है, ऑक्साइन नहीं देता है, ऑक्साइन नहीं देता है, जिससे ग्लूकोज में जिससे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति का पता चलता है, अनुपस्थिति का पता चलता है। क्योंकि अगर ये तुमको ग्लूकोज NH2 है जो हाइड्रोक्सिल एमीन है, वह तुमको ऑक्साइन बनाता है। अगर एल्डिहाइड समूह रहता है, जैसा कि याद होगा जैसा प्रतिक्रिया कि CH है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह अगर होता तो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करता है, NH2OH जो हम लोग बनाते हैं, तो ये कोई भी अल्फा या ये जो कीटोन है तुमको इसको इस ढंग से ये प्रतिक्रिया देता है, तो ये तुमको हो जाता CH रहता, यहाँ डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, ऐसा प्रतिक्रिया देना चाहिए, ये ऑक्साइन बना लेता। अगर एल्डिहाइड होता तो ये एल्डिहाइड समूह इस ढंग से क्या करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये ऐसा प्रतिक्रिया करता है। ये एल्डिहाइड ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये इस ढंग से प्रतिक्रिया करता। लेकिन चूंकि इस प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसका मतलब होना चाहिए कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप का अनुपस्थिति है, यहाँ पर एल्डिहाइड जो कि ऑक्साइन जो बनता था पेंटा एसीटेट, वह तुमको OH को समूह को हटाता है, लेकिन एल्डिहाइड समूह को तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं देता है। दूसरा एल्डिहाइड का दूसरा है तुमको ग्लूकोज सीफ बेस, SCHIFF होता है, इंग्लिश में ही लिख दो, सीफ बेस को अपचयित नहीं करता है, सीफ बेस को अपचयित नहीं करता है। यह CHO समूह की अनुपस्थिति को बताता है, या CHO समूह की अनुपस्थिति को बताता है। यह बता रहा है कि इसमें भी यह भी वही बात इशारा कर रहा है। तीसरा, ग्लूकोज के दो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाना ग्लूकोज के चक्रीय संरचना की पुष्टि करते हैं। ग्लूकोज के चक्रीय संरचना की पुष्टि करते हैं। मतलब एक अगर रहता तो ये दो तरह का संरचना नहीं पाया जाएगा, तो ये दो संरचना पाया जाता है। यह किसकी संरचना को बताता है, यह भी बताता है कि ग्लूकोज में तुमको किस तरह का है, तुमको ग्लूकोज के दो तुमको जो रूप में पाया जाना, अल्फा और बीटा ऐसा पाया जाना, यह इस बात का द्योतक है कि ग्लूकोज जो है तुमको इसकी संरचना चक्रीय है। और ये सब भी तुमको C6H12O6, C6H12O6
उसमें एल्डिहाइड की अनुपस्थिति रहे, तो ऐसी संरचना हम लोग जब बनाएंगे तो उसके चक्रीय संरचना ही हमको लेना पड़ेगा। अगर CHO ग्रुप की अनुपस्थिति का इशारा हो रहा है तो संरचना जो बनेगी वह चक्रीय संरचना होगी। तो इसके जो अल्फा और बीटा दो रूप में पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज के दो अल्फा और बीटा दो अवयव, क्या कहते हैं, चक्रीय संरचनाएं होंगी। तो उसको हम लोग चक्रीय संरचना को बना लेते हैं। देखो जैसे कि यहां पर एक O हो गया, ये तुमको हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन दिखाइए, ये तुमको हो गया। तो कॉर्नर पे तुम्हारा यहां पर भी एक कार्बन यहां दिखाइए, तो ये तुम्हारा हो गया। ये तुमको इसको 1 नंबर कार्बन कह सकते हैं आप। यहां पर तुमको दिखा दोगे ये अल्फा रूप है, तो अल्फा में OH नीचे और H को ऊपर दिखाइए। यहां 1 नंबर कार्बन हुआ, ये 1 नंबर। ये 2 नंबर कार्बन में भी OH तुमको क्या होगा, OH बाहर की ओर है और इधर हो गया H, इधर हो गया। और 3 नंबर कार्बन जो ये तुम्हारा हुआ, इसमें OH इधर H, और ये 4 नंबर हुआ। ये 4 नंबर कार्बन में OH नीचे और H हो गया ये ऊपर। 5 नंबर में तुमको जो है CH2OH अंदर की ओर, CH2OH बाहर की ओर और H हो गया अंदर की ओर। ये 5 नंबर हो गया तुम्हारा। तो 1 और 4, ये देखो 1 और 4 बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल यहां पर संरचना। HOH में 1, ये फिर क्या हुआ 2 और 3, ये 4, ये 5 नंबर कार्बन CH2OH, और जो बाहर की ओर है। तो ये तुमको है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक होता है तुमको 303 केल्विन, 303 केल्विन होता है इसका गलनांक, 303 केल्विन। तो ये 303 केल्विन अगर क्रिस्टलीकृत करना है तो जब गर्म से करेंगे तो पहले बीटा होगा जिसका 371 केल्विन होता है गलनांक, और इसका कम होता है। बीटा में तुमको 1 नंबर जो कार्बन है इसमें OH और H की संरचना में अंतर होता है। जैसे बीटा का संरचना अगर बनाना चाहो, देखो बीटा का भी यहां बना दे रहे हैं। बीटा का तुमको हो गया ये OH 1 नंबर कार्बन पे, ये दोनों में फर्क है 1 नंबर। 2, 3 ये सब जो कार्बन है तुमको इस सब में सेम टाइप का संरचना मिलेगा तुमको यहां पर। और यहां पर जो 4 नंबर जो कार्बन है इसमें और H और नीचे OH होगा, और यहां पर जो 3 नंबर में OH अंदर ही होगा, ये H इधर होगा। 2 नंबर में OH बाहर होगा और H अंदर होगा। इसमें CH2OH बाहर होगा और H अंदर होगा। तो सिर्फ यहां पर अंतर है, 1 नंबर कार्बन जो है इसमें तुमको अल्फा और बीटा में फर्क है। ये जो 1 नंबर पे ये यहां पर तुलना करोगे तो बाकी सब जगह सेम है। तो यह है तुमको बीटा D ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। इसका गलनांक हो गया 371 केल्विन। तो ये तुमको इसके जो रूप पाए जाते हैं, ये दोनों चक्रीय संरचना हो गई, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। और ये जो तुमको देने का श्रेय जाता है, हेवर्थ संरचना भी कहते हैं इसको। ये हेवर्थ नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया है, इसलिए इसको हेवर्थ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दूसरा कि इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, चूंकि ये पायरेनोज एक कंपाउंड है जो कि पायरेनोज का इस ढंग का स्ट्रक्चर होता है। देखो इसकी संरचना जो मिलती है ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना भी कहलाती है। पायरेनोज एक सब्सटेंस है जिसमें देखो इस तरह का तुमको 5 कार्बन का ये रिंग होगा, तो इसी से ये मिलता जुलता है। तो ये पायरेनोज इसलिए कहता है, ये तुमको ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड करके रहेगा तुमको। तो ये पायरेनोज का स्ट्रक्चर है और इसी से मिलता है, इसलिए पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी ये कहा जाता है। तो ये हुआ ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। और इसका तुमको इसका सपोर्ट में दिया गया 2 क्रिस्टलीय रूप में पाया जाना, ये बताता है कि ग्लूकोज का ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, जिसमें एक फॉर्म हो गया अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। और तुमको दूसरा है अब जो कि मोनोसेक्राइड में अगर एक हम लोग जो फ्रक्टोज की चर्चा करेंगे, फ्रक्टोज भी मतलब कि कीटोज में होता है, कीटोन है हेक्सोज, और 6 कार्बन इसमें भी होते हैं। इसमें भी ये जो फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अनुसूत्र है वह C6H12O6 होता है। तो इसमें ये भी हेक्सोज हो गया, लेकिन इसका जो तुमको ये कीटोज होता है, ये तुमको
कीटोज होगा। फ्रक्टोज पाया जाता है तुमको फल में, तुमको मधु में तुमको पाया जाएगा, या तुमको ये सब में क्या होता है, फ्रक्टोज मिलता है। तो फ्रक्टोज की संरचना मिलती है तुमको फ्यूरन से, FURAN, फ्यूरन नाम से, इसलिए इसके फ्यूरनोज स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। और इसकी चक्रीय संरचना को भी हम लोग देखेंगे। तो 1 मोनोसेकेंड हम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा भी, हेक्सोज था वो, हेक्सोज और एल्डोस। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज, वह भी एल्डोस होगा लेकिन वो कीटोस में आएगा, एल्डोस कीटोस। चलो तो हम लोग देखते हैं एक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रक्टोज इसका अनुसूत्र, मतलब फ्रक्टोज का अनुसूत्र, फ्रक्टोज का अनुसूत्र C6H12O6 है। यह कीटोस, KETOS, कीटोस हेक्सोस है। मतलब 6 रहेगा लेकिन इसमें कीटोन रहता है, इसमें तुमको कीटोन समूह रहेगा, और 6 कार्बन इसमें भी रहते हैं। यह फल वगैरह में, मधु में, इस समय यह प्रचुरता से पाया जाता है। तो फ्रक्टोज, तो इसकी जो अगर जो हम लोग खुली श्रृंखला का जो संरचना बनाएंगे, तो ये तुम्हारा पहला जो कार्बन है तुमको, इसमें तुमको हो गया C हो गया, इधर तुमको OH दे दो, इधर H दे दो, और इधर की तरफ हो गया तुमको, इधर भी H हो जाएगा, CH2OH भी इसको सिंपली कह सकते हैं। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा है संरचना, इसमें OH देते हैं, इधर H, इधर में इसमें उल्टा CH2OH हो गया ये, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होगा तुम्हारा CHOH हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें CHOH। नहीं अभी तो एक रहेगा, एक अभी क्या कार्बन हुआ, एक, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5वां में चला जाएगा CH2OH। और इसमें OH रहता है ना साइड, ये ठीक है सब। तो इसका नाम हो गया क्या चीज, ये हो गया डी ग्लूकोज ना, डी फ्रक्टोज, D प्लस फ्रक्टोज, ये D प्लस फ्रक्टोज हो गया। ये हुआ संरचना इसका। तो ये इसका अनुसूत्र देख लो, C6H12O6 है, इसमें कीटोन ग्रुप है यहाँ। और ये चक्रीय संरचना इसका जो बनेगा, तो इसका चक्रीय संरचना में हम लोग को इसमें भी क्या रहेगा तुमको, इसमें O रहेगा, यहाँ पर इसका फ्यूरन से स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। और यहाँ भी इसको ऐसे करो और एक यहाँ दे दो, तो इसको जो है तुमको यहाँ पर होगा, एक तुमको अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इसका दोनों फॉर्म बनेगा। यहाँ चला जाएगा ये अल्फा फॉर्म में CH2OH ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर OH नीचे आ जाएगा। और ये तुम्हारा हो गया, ये 1 नंबर कार्बन हो गया, और ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये 1 नंबर कहलाएगा और ये 2 नंबर हो गया। और यहाँ बिल्कुल सेम जैसा होगा, अल्फा में दोनों क्या हो जाएगा, ये तुमको यहाँ भी जो 5 नंबर में तुमको ये 6 नंबर हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। और 4 और 3 में क्या करना, इसमें जो है तुमको इसमें 3 नंबर में अल्फा में क्या करते हैं इसको, OH और H बाहर हो जाएगा, OH अंदर की ओर दे दें, इसमें उल्टा हो जाएगा इसका, H अंदर OH बाहर। तो इसमें जो है तुमको OH बाहर, इसमें OH क्या हो गया तुम्हारा बाहर की ओर, और इसमें H हो गया बाहर, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा हुआ तुम्हारा, ये अल्फा D माइनस फ्रक्टोस हो गया ये। अब इसका बीटा बीटा लिखते हैं इसका। तो बीटा में क्या होगा, ये जो 2 नंबर पे है ये उल्टा होगा, मतलब ये OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा, और बाकी तुम्हारा ये सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया यहां पर OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH
नीचे जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, तो 2 नंबर कार्बन। और 3 में ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 में बीटा में भी ये क्या है OH, OH इसमें जैसे है तुम्हारा क्या है H, यहाँ पर OH अंदर है, OH अंदर है ना, OH अंदर हो गया इसमें भी, इसमें H बाहर हो गया, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें OH बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 4 नंबर में एकदम बिल्कुल CH2OH ऊपर होगा और OH नीचे होगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा जो है ये यहाँ पर इसमें संरचना में अंतर है, ये रिफरेंस में ये तुम्हारा अंतर है तुम्हारा CH2OH और इसमें जो है तुमको, और ये तुम्हारा ये OH तुम्हारा बीटा का तुम्हारा जो है ये तुमको CH2OH बीटा और अल्फा में यहाँ पर अंतर, ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रक्टोस, बीटा डी माइनस फ्रक्टोस, ये तुम्हारा फ्रक्टोस की संरचना हो गई। ये तुम्हारा पायरो, इसको कहते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरन एक कंपाउंड होता है, जैसे फ्यूरन देखो इस ढंग का कंपाउंड है, ये इस ढंग से इससे मिलता है तुमको, इसलिए ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ये फ्यूरन का स्ट्रक्चर है, फ्यूरन करता है, इसलिए इसको इसके संरचना को हम लोग फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्लूकोज की संरचना इसी से मिलती है फ्रक्टोज की, इसलिए इस संरचना को हम लोग कहते हैं, हम लोग फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। और फ्रक्टोज मतलब किसे पाया जाएगा तुमको, मीठा फल, शहद, इन सबों में किसका कौन पाया जाता है तुमको, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाया जाएगा, फ्रक्टोज मीठा फल, मधु में फ्रक्टोज प्रचुरता से पाया जाता है, प्रचुरता से पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये भी मोनोसेक्राइड का उदाहरण हुआ, ये भी तुमको, तो 2 मोनोसेक्राइड हम लोगों ने पढ़ा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम लोग देखेंगे डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। डाइसेक्राइड का मतलब हो गया कि जो 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो कि ग्लाइकोसिडिक बंधन बनने से बनता है, उसे हम लोग डाइसेक्राइड कहेंगे। तो डाइसेक्राइड तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे तुमको कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपग्रहण करने पर तुमको 2 अणु मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं। अर्थात यह तुमको क्या बनते हैं, 2 मोनोसेक्राइडों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन बनने से यह प्राप्त होता है। 2 मोनोसेक्राइडों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन बनने से डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। और डाइसेक्राइड के मुख्य उदाहरण हैं, जैसे कि हम लोग अभी जिसमें संरचना भी देखेंगे, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस, ये तुमको मुख्य उदाहरण हैं। तीनों की संरचना भी हम लोग देखेंगे अभी। सुक्रोज, तो पहले हम लोग देखते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइडों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन बनने से डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। डाइसेक्राइड का निर्माण होता है, डाइसेक्राइड बनेगा। तो ये तुमको जैसे कि है डाइसेक्राइड, उसका उदाहरण जैसे डाइसेक्राइड का कौन कौन हो गया, ग्लाइकोसिडिक बंधन बना के भी दिखा देते हैं। सुक्रोस, माल्टोस और तुमको लैक्टोस इत्यादि, ये सब तुमको जो है इसका सबका सूत्र यह है, तुमको इस का सामान्य सूत्र हो गया, इन तीनों का सूत्र होता है C12H22O11, यह अनुसूत्र हो गया तीनों का, ये तीनों का अनुसूत्र यही होगा।
तो इसका जो है यह तुमको जो बनता है, पहले सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन बनने से। सुक्रोज जो है तुमको अनापचाई शर्करा में आता है। सुक्रोज जो है तुमको सुक्रोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एवं बीटा डी प्लस ग्लूकोज फ्रक्टोज, बीटा डी प्लस डी माइनस, बीटा डी माइनस, बीटा डी माइनस, फ्रक्टोज में बीटा डी माइनस फ्रक्टोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन बनने से प्राप्त होता है, जिसमें ग्लूकोज के C1 मतलब कि C1 पहला एवं फ्रक्टोज के C2 में 2 नंबर कार्बन जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ते हैं, ओ बंधन, जिसको ग्लाइकोसिडिक ओ बंधन से जुड़ते हैं। तो इसको जाहिर है कि इसको जब अगर जल अपघटन करेंगे सुक्रोज को, तो सुक्रोज का अगर जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा तुमको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो जैसे कि इसमें एक पहले तो ग्लूकोज है, तो इसका पहला C1 और उसका C2 से बनेगा। तो जैसे कि देखो यहां पर अगर इधर ग्लूकोज बना लेते हैं पहले, तो इधर ग्लूकोज का संरचना अल्फा, यहां पर O हो गया, यहां पर तुमको ये तुमको आ गया इधर, और ये तुम्हारा हो गया। चलो तो यहाँ अल्फा में आ गया तुमको, तो अल्फा में तुमको OH क्या हो गया, नीचे होता है, ये तुमको H हो गया, ये 1 नंबर पे ये बन गया। और ये 4 नंबर पर भी सेम ही संरचना दीजिए, ये अल्फा में, और इसमें ये 3 नंबर पे OH इसमें बाहर ही होगा और H अंदर होगा। इसमें OH बाहर, OH अंदर इसमें, और इसमें CH2OH बाहर और H अंदर होगा। तो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब अल्फा डी ग्लूकोज, और अब जैसे इसका C1 हो गया, ये C1 और फ्रक्टोज का C2, तो फ्रक्टोज जो अभी बनाए थे इधर की तरफ, इसको पलट के बना दीजिए। इस C2 इस साइड का बनाए थे, तब इस C2 को इस साइड से बना देते हैं। तो यहाँ पर C2 का तुम्हारा क्या था, C2 में देखे देते हैं OH क्या था तुम्हारा, C2 में फ्रक्टोज का जो बना रहे थे अल्फा में तुमको CH2OH ऊपर था और OH नीचे था। तो यहाँ पर बिल्कुल खाली पलट देते हैं, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पर तुमको 2 नंबर हो गया तुम्हारा। तो 2 नंबर में तुमको ये ऐसे दिखाइए, ये 2 नंबर में दिखा दें, यहाँ पर CH2OH ऊपर और OH नीचे। तो ये दोनों OH हटके, अच्छा अगला स्टेज में बनाते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अभी दिखाते हैं। ये तुमको फिर यहाँ पर जो है तुमको यहाँ पर कार्बन हो गया, और यहाँ पर एक इस ढंग से कार्बन को मिला दीजिए। तो ये जो तुम्हारा है ये 2 नंबर कार्बन इसको कह रहे हैं, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर हो गया, और ये 4 और ये 5 नंबर। तो 5 नंबर में भी क्या रहेगा, CH2OH ऊपर और OH नीचे, यही रहेगा। और इसमें जो है 3 नंबर में क्या होता था, OH, 3 नंबर में OH बाहर, 3 में OH अंदर, इसमें H बाहर, इसमें उल्टा होता है। इसमें 4 नंबर में फ्रक्टोज में 3 नंबर में OH बाहर, तो 4 नंबर में OH अंदर, H बाहर। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों जो तुम्हारा OH है, ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, यहां पर ये दोनों OH से यहाँ 1 मोल वाटर निकल जाएगा, और ये दोनों के बीच में O से एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है, ये तुमको क्या बन गया, ये ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया। ये हो गया तुमको ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज। ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये हो गया तुमको बीटा
डी माइनस, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इसके मिलने से बना। और ये जो तुम्हारा बंधन बना, ये OH OH के बीच में जो बंधन बना, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब OH OH से हटके क्या बन जाता है बीच में, O बन जाता है। दोनों के OH OH से हटके ये O जो बन जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बंधन बना इसका नाम हो गया ग्लाइकोसिडिक बंधन, इसका नाम हो गया ग्लाइकोसिडिक बंधन। ये ग्लाइकोसिडिक बंधन OO के बीच बन गया। तो जाहिर है कि अब अगर इसका जल अपघटन करेंगे तो इसमें वाटर निकल जाता है, जैसे OH OH से हटा के वाटर बना, तो इसका जब जल अपघटन हम लोग करते हैं तो अब देखो, अगर ये तुमको सुक्रोज हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये सुक्रोज, सुक्रोज हो गया। तो सुक्रोज का इसका क्या होगा, C12H22O11। सुक्रोज का फॉर्मूला होगा C12H22O11, टोटल सूत्र हो गया। अब जैसे देखो, सुक्रोज का जल अपघटन अगर करेंगे C12H22O11, इसमें अगर जल डाल देंगे तो इसका जल अपघटन करेंगे क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, और क्या बन जाएगा C6H12O6। तो ये ग्लूकोज भी बन जाएगा और एक फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा जस्ट इसी को तोड़ के यहां से OH OH हट जाएगा, ये दोनों हट OH आ जाएगा और ये दोनों टूट जाएगा। तो इसका तुमको ये किसकी संरचना हो गई, तुमको डाइसैकराइड में हो गई तुमको, हाँ, जिसमें कि सुक्रोज का हो गया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा सुक्रोज में किस ढंग से बना। और ये तुमको अनपचाई शर्करा है, ये तुमको सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा है, जो कि इसमें C1 और C2 जो अपचयन के जिम्मेदार होता है, उन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। तो सुक्रोज एक, नीचे लिख लोगे, सुक्रोज अनपचाई शर्करा है, अनपचाई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। चूंकि C1 और C2 जो कि तुमको अपचयन के लिए जिम्मेदार था दोनों का, वह तुमको दोनों, ये दोनों मोनोसेक्राइड होता है, ये दोनों मोनोसेक्राइड अपचाई शर्करा में आता है। लेकिन या जब इन दोनों का C1 और C2 के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो वो दोनों अपचाई के लिए जो जिम्मेदार था वो बॉन्ड अब मुक्त नहीं रहते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये तुमको अनपचाई शर्करा होता है। दूसरा एक और बात इसमें होता है कि पहले ये D+ होता है, लेकिन बाद में जो है ये दोनों जब घुमाते हैं हम लोग, जब टूटता है ये, तो टोटल मतलब ये इन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि पहले ये सुक्रोज D+ होता है, सुक्रोज दक्षिणावर्त घूर्णक है, दक्षिणावर्त घूर्णक है। लेकिन जल अपघटन के बाद, जल अपघटन के बाद प्राप्त मिश्रण वामावर्त घूर्णक होता है, वामावर्त घूर्णक होता है। तो लिख लोगे वामावर्त घूर्णक होता है। चूंकि तुमको D जो बनेगा इसका ग्लूकोज कम घुमा पाता है और ये ज्यादा घुमाता है, और इसलिए टोटली जो है तुमको पूरा रिजल्टेंट ये वामावर्त घूर्णक हो जाता है। अब इसका देखते हैं हम लोग, डाइसैकराइड में ही एक देखते हैं, ग्लूकोज था, माल्टोज की संरचना हम लोग देख लेते हैं। माल्टोज जो होता है तुमको ग्लूकोज ग्लूकोज के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में जो दो अणु जो हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें माल्टोज का निर्माण होगा। यह भी डाइसैकराइड का एक उदाहरण है, डाइसैकराइड में, और जिसमें हेक्सोज शुगर से ही यह भी बनता है। गैलेक्टोज भी, लैक्टोज शुगर जो दूध में पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, वह भी तुमको डाइसैकराइड का ही उदाहरण है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं, माल्टोज, माल्टोज क्या हो गया तुमको, यह अल्फा डी ग्लूकोज है, उसका C1 और C4 के बीच बंधन से बनेगा। यह तुमको अल्फा डी ग्लूकोज, अनुसूत्र इसका क्या हो गया, माल्टोज का भी क्या हो गया, C12H22O11, यही होगा, दोनों सेम होगा, C12H22 और O11, ये माल्टोज का ये भी अनुसूत्र सेम होगा। अब है तुमको माल्टोज का, तुम देखोगे कि माल्टोज का जो संरचना होगा वो कैसा होगा। माल्टोज में ग्लूकोज का C1 अल्फा डी ग्लूकोज के बीच के दो अणु के बीच
ग्लाइकोसिडिक बंधन, जिसके ओ से बंधन बनने पर माल्टोस प्राप्त होता है। माल्टोस प्राप्त होता है, तो इससे माल्टोस प्राप्त होता है, ये माल्टोस प्राप्त होगा, ये तुमको माल्टोस प्राप्त होता है। तो अब माल्टोस होगा, तो माल्टोस, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज में उसका संरचना बना रहे हैं फिर से। ये संरचना में देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर तुमको OH नीचे होता है, इसमें तुमको H क्या हो गया, ऊपर हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज है। और इसमें भी तुमको क्या हो गया, इसमें OH बाहर की ओर होता है, H अंदर, इसमें OH अंदर, H बाहर, और इसमें भी तुमको हो गया H ऊपर, OH नीचे, CH2OH बाहर और H अंदर, CH2OH और इधर की तरफ हो गया OH, CH2OH इधर OH। तो चलिए, तो ये जो तुम्हारा हो गया अब ये अल्फा डी ग्लूकोज हुआ। तो ये कहूँ और अल्फा डी ग्लूकोज, ये तुम्हारा हो गया C1 और ये है तुम्हारा C4 है ये। तो इसका C1 और दूसरे के C4 से बनाइए, मतलब इधर की तरफ यही संरचना खींच देंगे और तुमको दूसरा का ये अणु इधर से फिर से खींच देते हैं यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देंगे। यहाँ दोनों तो बिल्कुल एक जैसा संरचना है। इसका C4 अब खींचिए, इसका ये C1 C4 था, अब की बार इधर 4 खींच देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि तुम्हारा 4 खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये तो सेम ही संरचना बनाना है हमको। यहाँ पर C1 और यहाँ पर फिर से बनाइए, यहाँ पर C1। तो देखिए यहाँ पर हो गया CH2OH बाहर की ओर रहेगा और OH CH2OH, तो OH ही रहता होगा ना, 5 कार्बन चाहिए ना इसका, OH लगता है होगा, कुछ मिस्टेक होगा। ये तुम्हारा जो है ये 2 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन अभी भी है, और इसमें HOH, इसमें क्या होगा तुमको HOH, इसमें OH अंदर H बाहर, और यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, H ऊपर और OH नीचे। और ये दोनों OH हटा करके यहाँ पर क्या बना देना है आपको, अब ये दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दीजिए। तो ये तुम्हारा H2O बाहर निकल गया OH से, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो ये तुमको क्या बन गया, ये तुमको माल्टोस हो गया। ये तुमको C1, इसका देखो, इसका तुमको, इसका C4 और इसका C1 और इसका C4, ये 4 नंबर है इसका 4 नंबर कार्बन, इसका C1 इसका C4 के बीच में क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बंधन, और दोनों है अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों अणु क्या है यह तुम्हारा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों मिलके क्या बन गया, यह भी ये माल्टोस बन गया है, ये माल्टोस हो गया तुमको। और संरचना इसका सूत्र हो गया, इन दोनों का सूत्र था C6H12O6, C6H12O6, और इसका सूत्र हो गया C12H22O11। तो ये इसमें वाटर, मतलब एक अणु वाटर निकल गया। अब जैसे कि अगर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, C12H22O11 जो माल्टोस अगर है, ये वाटर डालेंगे तो इसमें क्या बनेगा, 2 अणु बन जाएगा ग्लूकोज का, C6H12O6, 2 अणु बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया माल्टोस अगर है, तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा, अल्फा डी प्लस। ये तुमको यही है तुम्हारा। तो ये ग्लूकोज भी क्या होगा तुम्हारा, इसी तरह का मोनोसैकेराइड है। और गैलेक्टोस में क्या होता है तुमको, गैलेक्टोस में देखोगे तुमको ये जो अल्फा है तुम्हारा, वो 2 नंबर पर तो सेम रहता है। तो ये तुमको C4 पे तुमको अंतर होता है, ग्लूकोज और इसका C1 और इसका C4 के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन गैलेक्टोज में इसका फर्क होता है। लैक्टोज में क्या होगा, लैक्टोज का अगर हम इसी में संरचना में कर देंगे तो सिर्फ हम किसको अंतर करेंगे, लैक्टोज भी ये हो जाएगा, एक ग्लूकोज तो रहेगा ही, एक ग्लूकोज है तुम्हारा और एक यहाँ पे गैलेक्टोज होगा, सिर्फ इसमें C4 पे उल्टा हो जाएगा कन्फिगरेशन। तो हम इसी में इसको कर देते हैं, लैक्टोज शुगर में तुमको क्या होगा, एक का नाम हो जाएगा गैलेक्टोज, जिसको पलट देंगे तो एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। तो इसी संरचना में हम कर दे रहे हैं, यहां पर बदल देते हैं
लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज में भी ये जो दूध में पाया जाता है लैक्टोज, तो लैक्टोज और इसमें अंतर यही है कि उसका गैलेक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोज शुगर में एक गैलेक्टोज होगा और एक ग्लूकोज होगा। लैक्टोज शुगर में एक ग्लूकोज होगा, एक गैलेक्टोज होगा। लैक्टोज यह भी डाइसैकराइड का उदाहरण है। C12H22O11 इसका भी सूत्र है, और इसमें यह बनता है ग्लूकोज, ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज, ये दोनों से बनेगा ये। तो देखो यहां पर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज है यहां। तो अब यह तुमको गैलेक्टोज में क्या होता है, सिर्फ एक चीज का हम फर्क करेंगे यहां पर जैसे कि तुम्हारा OH नीचे है और H, इसको खाली फर्क कर देंगे और कोई भी अंतर लैक्टोज में नहीं होगा। ये सिर्फ 4 नंबर जो यहां पे कार्बन है इसमें क्या हो जाएगा तुमको, यहां OH ऊपर और H नीचे हो जाएगा, और ये तुमको हो गया गैलेक्टोज हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा गैलेक्टोज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है ये तुमको लैक्टो, और ये तुमको ग्लूकोज रहेगा। ये तुम्हारा क्या नाम हो गया इसका, ये तुमको गैलेक्टोज है, ये गैलेक्टोज, और ये तुम्हारा क्या है ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ही है, अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां पर तुमको है ये अल्फा डी गैलेक्टोज, मतलब कि लैक्टोज हो गया C12H22O11, अगर ये लैक्टोज है प्लस H2O, तो लैक्टोज बनेगा एक, तो गैलेक्टोज बन जाएगा C6H12O6 गैलेक्टोज अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज, और प्लस हो गया तुमको ये बन जाएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज, ये भी हो गया अल्फा डी प्लस, ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये दोनों बनेगा तुम्हारा, तो इन दोनों के मिलने से बना और वाटर डालने पे ये बनेगा। तो ये तुमको सिर्फ गैलेक्टोज में क्या चीज का अंतर है, ये 4 नंबर जो कल कार्बन है उसमें खाली उल्टा किया गया है 4 नंबर कार्बन में। अब जहां तक कि एक होता तुमको पॉलीसेक्राइड में आए जिसमें कि बहुत से अणु रहेंगे, तो पॉलीसेक्राइड में क्या हो जाएगा तुमको, पॉलीसेक्राइड में बहुत से अणु बनेंगे। तो पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है तुमको जैसे स्टार्च, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन, ये सब तुमको क्या है इसके पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है। पॉलीसेक्राइड मतलब कि जब बहुत से अणु मोनोसेक्राइड के जुड़ जाएंगे तो वह पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। पॉलीसेक्राइड पॉलीसेकेराइड बहुत से अणु मोनोसेकेराइड के मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में बहुत सा अणु जुड़ जाएगा, जैसे कि इसका उदाहरण है तुमको स्टार्च, सेल्यूलोज लकड़ी में पाया जाता है, ये लकड़ी में पाया जाएगा, और ग्लाइकोजेन, ये हो गया ग्लाइकोजेन इत्यादि, गोंद, ये सभी गम, ये सभी इसी में आता है। तो स्टार्च तुम्हारा जो हो गया, स्टार्च तुमको हो गया, और एक हो गया तुमको सेल्यूलोज, और एक हो गया तुमको ग्लाइकोजेन, ये तुमको पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो पॉलीसेकेराइड के ये उदाहरण हैं। तो पॉलीसेकेराइड में तुमको हो गया जैसे कि अब स्टार्च का लें, तो स्टार्च तुमको क्या बनता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च में
15 से 20% एमाइलोस एवं 80 से 85% एमिलोपेक्टिन होता है। एमिलोपेक्टिन होता है। तो एमिलोज जो बनता है ये स्ट्रेट चेन में बनेगा। ये एमिलोज जो बनता है ये तुमको स्ट्रेट चेन में बनते जाएगा। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब C1C4 में बॉन्ड बनाते जाइए तो ये बन जाएगा। और बहुत सा अणु को जोड़ दीजिए। जैसे कि माल्टोस में भी 2 अणु जोड़ते थे, यहाँ बहुत से अणु जोड़ दीजिए तो ये एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा, एमाइलोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बंधन बना के दिखाते हैं। ग्लूकोज में यहाँ पर ये हो गया तुम्हें तो यहां पर तुमको क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज है तो यहां पर तुमको हो गया H और यहां पर OH होता था। लेकिन यहां पे OH ना होके यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दोगे। इधर से एक अणु इधर से जुड़ते जाएगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर जाकर के ये यहां से क्या बन जाएगा, ये तुमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर O से जुड़ता चला जाएगा। यहां O आ जाएगा और यहां से इधर दूसरा अणु जुटेगा। और यहां पर जो है तुमको ये तुम्हारा C4 हो गया। और यहां पर जो C1 है, C1 यहाँ पर H है, यहाँ पर फिर यहाँ पर O तुमको जुट गया दूसरा अणु। ये C1 से जुड़ा, ये C1 है तुम्हारा। और यहाँ पर अब दूसरा C4 आएगा तो यहाँ पर देखो दूसरा C4 आएगा इस ढंग से। तो दूसरा C4 का यहाँ पे C4 जुड़ दिए, C4 दूसरा ग्लूकोज का। तो यहाँ से भी O जुट गया, यहाँ पे H रहेगा। और इस तरह से क्या करते जाइए। और बाकी कार्बन का नहीं दिखा रहे हैं HOH, वो सब तो अब तुम बहुत बार बता चुके हैं तो उसको अब नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फिर तुम्हारा ये H ऊपर रहेगा, यहाँ पर O ये तुमको फिर नीचे है। और इस तरह से क्या बनाते चल जाइए, ये बनाते चल जाइए। बहुत सा अणु क्या होता जाएगा, यहाँ पर 2 बनाए और बनाइए, यहाँ पर ढेरे बनाते जाइए। आपको यहाँ पर C1 C4 मतलब यहाँ पर C1 इसका C4 इसका फिर C4 इसका C1 इसका फिर C4 इसका C1, इस तरह से बनाते जाइए तो ये क्या बन जाएगा, एमाइलोज बन जाएगा। ये एमाइलोज, ये हो गया एमाइलोज। तो ये सीधी चेन में जुटा हुआ है, इसमें तुमको ये सीधा चेन में होता है, स्ट्रेट चेन में एमाइलोज पार्ट होता है। और एक होता है तुमको एमाइलोपेक्टिन जो बनता है तो उसमें ब्रांच चेन में आ जाता है, वो भी C1C4 का ही होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही वो भी बनता है। लेकिन उसमें C1 और C6 के बीच में जो कि CH2OH के बीच में क्या बन जाता है, तुमको एक ब्रांचिंग बन जाता है। तो उसको हम लोग C1 और C6 के बीच में बनेगा, इसका C1 और इसका C6। तो नीचे इसको बना देंगे। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है एमाइलोपेक्टिन में, ये तो तुम्हारा संरचना रहेगा ही। और यहां से क्या बनता है, इसके अलावा जो तुम्हारा अगला जो मॉलिक्यूल होगा तो ये तुम्हारा क्या करेगा, यहां पर जाकर के ये तुमको C1 C6 के बीच में एक अलग से बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर से इसका C6 से मिल जाएगा, एक C1 C6 से अलग से बॉन्ड बन जाएगा। तो एमाइलोपेक्टिन में तो क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच बन जाता है। एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 के अलावा C1 C6 के मध्य शाखित श्रृंखला बन जाती है। तो ये तुमको एमाइलोपेक्टिन में ये बन जाता है तुम्हारा, जो कि 80 से 85% पार्ट बस स्टार्च का ये होता है तुम्हारा। दूसरा है तुमको सेल्यूलोज जो होता है, तुमको बीटा डी प्लस ग्लूकोज के का पॉलीमर होता है। सेल्यूलोज तुम्हारा जो कि लकड़ी होता है, लकड़ी जो तुम्हारा जितना बना हुआ है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज तुमको किसका है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है सेल्यूलोज। जो लकड़ी जो तुम्हारा होता है जितना, वो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है। लकड़ी सेल्यूलोज से निर्मित होता है,
होता है। तो जितना लकड़ी है ये इसी ढंग से होता है। हम लोग के बॉडी में सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज को नहीं पचा सकते, हम लोग सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के अणु को क्या कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं। तो ये तुमको पता होगा कि बीटा डी ग्लूकोज कैसा बनता है तुमको, ये जो तुम्हारा होगा बीटा डी ग्लूकोज में याद होगा तुमको, ये 2 नंबर कार्बन में HOH मैंने उल्टा होता है बीटा डी ग्लूकोज में। तो HOH तुमको फर्क हो जाता है यहाँ पर, ये तुमको 1 नंबर ये जो कार्बन है यहाँ पे OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। बाकी तुमको यहाँ पर जो संरचना है 4 नंबर में बिल्कुल उसी के जैसा होता है, मतलब कि H ऊपर और OH नीचे, ये बीटा डी ग्लूकोज का है। और यहाँ पर तुमको OH यहाँ पर बाहर और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर OH। तो ये तुम्हारा हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, इसमें अल्फा ये तुमको C1C4 बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका तुमको ये नीचे आ जाएगा, ये C1 यहाँ पे C1 है इसका और ये C4 है, तो इसका फिर C1C4 बनाइए, तो यहाँ पर C4 आएगा, इसका C4 आएगा, तो ये तुमको क्या आ जाएगा, यहाँ पर C4 में इसका OH नीचे की ओर है, तो ये C4 यहाँ से दिखाएंगे, C4 यहाँ से दिखाएंगे, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दीजिए, ये C4 है, तो C4 से बनेगा यहाँ पर, ये C4 में OH हो गया, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी तुमको जितना स्ट्रक्चर है वो सब क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। तो ये तुम्हारा O था यहाँ पर और यहाँ पर बना, और ये तुमको बीटा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा OH ऊपर H नीचे, और इस तरह से बाकी में तुमको फिर संरचना बनाते चल जाइए। फिर यहाँ से भी क्या होगा, ये OH जो है फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएगा अणु, और इस तरह से क्या बनते चल जाएगा तुम्हारा ये तुमको सेलुलोज का निर्माण कर लेगा। और इसी के ढंग से कहते हैं ग्लाइकोजेन भी तुमको कहते हैं, ये तुम्हारा ये लकड़ी में पाया जाता है। ग्लाइकोजेन यह जंतु स्टार्च है, जंतु बसा है, स्टार्च है जो लीवर मांसपेशी एवं मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। यह जंतु का रिजर्व फूड है, मतलब कि जब खाना वगैरह नहीं खाएंगे तो इसी को तोड़ के क्या बनाता है, ये रिजर्व फूड है। मतलब कि ये अगर खाना नहीं खाएगा कोई आदमी तो ग्लाइकोजीन ही जो कि मांसपेशी और लीवर इस समय जमा होता है उसी को तोड़ के क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। ये तुमको इसलिए इसको रिजर्व फूड के रूप में भी कहते हैं। और तुमको अब है कार्बोहाइड्रेट का, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हम लोगों को महत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा जैव अणु है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हर जगह पे ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को तुमको जो है लकड़ी जितना है वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। दूसरा तुमको जो कि कार्बोहाइड्रेट है तुमको जैसे कि जो पेंटोज शुगर है, ऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये तुमको डीएनए आरएनए के में पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, सेलुलोज के तुमको जो कार्बोहाइड्रेट है तुमको जो कि तुमको हर जगह पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के काफ़ी जैविक कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कभी भी कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट तुमको हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, कार्बोहाइड्रेट जो अनुजैव अणु है इसका क्या क्या कार्य है, जैसा हमने अभी पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है जो एटीपी के रूप में जमा हो जाता है, जो कि इसी के फलस्वरूप क्या होता है, ये तुमको मिलता है। दूसरा इसका जो उपयोग कर सकते हैं जो काफ़ी है तुमको, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो फर्नीचर बनाने के काम आता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है। तीसरा स्टार्च
पादप में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है। तो यही तुमको कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग भोजन के रूप में क्या करते हैं, ये लेते हैं हम लोग स्टार्च, जो कि गेहूं है, आलू है या चावल है, इन सबों में स्टार्च के रूप में रहता है। या कोई फल खाते हैं तो उसमें जो है स्टार्च के रूप में ही रहता है, जिससे कि हम लोग उससे ऊर्जा लेते हैं। चौथा, मधु ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी, त्वरित ऊर्जा के लिए उपयोग होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। उपयोग होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है मतलब मधु, या तुमको किसका उपयोग कर सकते हो तुरंत एनर्जी के लिए, आपका ग्लूकोज का। तुमको इसके अलावा कह सकते हैं पांचवा, डीऑक्सीराइबोज क्रमशः आरएनए एवं डीएनए में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारा जो आनुवांशिक गुण, जिससे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जिसके लिए ये दोनों अणु जिम्मेदार होते हैं, जिसका हम लोग आगे के लेक्चर में इसकी पढ़ाई भी करेंगे। तो ये सब तुमको कार्बोहाइड्रेट के उपयोग हो गए। और ग्लाइकोजिन तुमको जो है, तुमको जंतु में जो तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जंतु में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजिन के नाम से जाना जाता था। इस लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की संरचना मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। और तुमको इसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बनाओगे, एक्सरसाइज में भी प्रश्न दिए हुए हैं, तुमको उसको सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी में। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन का जो तुमको होता है अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक होता है, अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और तुमको जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, कभी भी राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क करके अपना टाइम ले सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।